हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की, यानी कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण, इससे जो है ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, दर्पण की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि दर्पण क्या होता है। दर्पण कोई भी कांच का टुकड़ा हो, मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, इसके जो है एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है। इधर पॉलिश कर दी गई और इधर जो है कोई ऑब्जेक्ट अगर हम रखेंगे तो इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये हो जाता है दर्पण। तो दर्पण जो है दो तरह का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में आपको पता है कि अगर साइड से देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे प्लेन दिखाई देगा, एक साइड पॉलिश कर दी जाएगी और इसमें जो है इसके सामने ऑब्जेक्ट को रख करके इसका प्रतिबिंब हम देख लेते हैं। लेकिन जो गोलीय दर्पण होता है वो कर्व होता है। गोलीय मतलब कर्व, यहाँ पे इसकी जो सरफेस होगी ऐसे होगी। और अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण का मतलब कि पहले ये कांच का गोला रहा होगा, खोखला, ठीक है। अगर इस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉनकेव मिरर है, तो ये पहले क्या रहा होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वो पहले क्या रहा होगा, एक कांच का खोखला गोला रहा होगा और इतना हिस्सा इसका काट करके अलग कर दिया गया और इसके एक साइड पॉलिश कर दी गई, तो वो बन जाता है क्या, गोलीय दर्पण बन जाता है। और अवतल दर्पण कब बनता है, उत्तल दर्पण कब बनता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण आपको पता है कि अगर इसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर देंगे और इसका जो परावर्तक सतह है, जिधर पॉलिश करेंगे तो वो पॉलिश्ड सरफेस होगी और जिधर पॉलिश नहीं होगा वो चमकीली सरफेस क्या होगी, वो होगी परावर्तक सतह, उसको कहेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इधर ही परावर्तक सतह की तरफ ही ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर की अगर बात करेंगे तो इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो किधर की तरफ होती है, केंद्र की तरफ। मैंने आपको बताया कि ये जो है पहले क्या रहा होगा, पहले रहा होगा ऐसे गोला रहा होगा ऐसे। तो गोला रहा होगा तो उसका कोई केंद्र रहा होगा, यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं। इस केंद्र को क्या कहते हैं, इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अवतल दर्पण में जो है परावर्तक सतह किधर की ओर होती है, केंद्र की तरफ। इधर ही परावर्तक सतह है, इधर ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ पे केंद्र की तरफ जो है इसकी परावर्तक सतह हो जाएगी। और अगर हम बात करें उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आप अगर देखेंगे तो इधर जो है पॉलिश है, जिधर धंसा हुआ है उधर पॉलिश है और इसकी उभरी हुई जो सतह है ये वाली, ये जो है इसकी परावर्तक सतह होती है। तो परावर्तक सतह जो इसकी होती है वो किधर होती है, वो केंद्र की तरफ। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इस तरह से फॉलो करेंगे तो ये जो है एक पहले खोखला वो गोला रहा होगा और इतना हिस्सा उसका काट करके अलग कर दिया गया, तो ये इधर पॉलिश कर दी गई, तो ये बन गया एक कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। यहाँ पे इसका केंद्र रहा होगा जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इसमें जो परावर्तक सतह है उत्तल दर्पण में, अगर पूछा जाए परावर्तक सतह किधर की ओर होती है, तो ये केंद्र के विपरीत होती है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप समझ गए होंगे। लेकिन कंफ्यूजन होता है जब अभिसारी दर्पण या अपसारी दर्पण लिख करके आता है। तो अपसारी दर्पण इसको क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। तो कन्वर्ज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सिकोड़ देना। तो जो अवतल दर्पण होता है ये इसका मुख्य अक्ष मान लेते हैं। अभी हम इसकी बात करेंगे, मुख्य अक्ष क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, तो ये जो है क्या है, मुख्य अक्ष है। तो इसके समांतर जो भी किरणें जाती हैं वो जो है इसको मोड़ देता है फोकस की ओर। मतलब कि अवतल दर्पण में जो भी किरण जाएगी तो वो परावर्तित होकर के कहाँ पे आएगी, फोकस की ओर मुड़ जाएगी। जो भी किरण आएगी वो फोकस की ओर मुड़ जाएगी। तो ये जो है फोकस की ओर किरण को, प्रकाश की किरण को सिकोड़ देता है, इसीलिए इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण जो प्रकाश को सिकोड़ करके फोकस की तरफ कर दे। और अपसारी दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं या डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो ये डाइवर्ज कर देता है, प्रकाश को क्या करता है, डाइवर्ज करना मतलब फैला देना। तो इस पर अगर ये मुख्य अक्ष मान लेते हैं तो इसके समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी वो इसको क्या करेगा, फैला देगा। वो ऐसे फैला देगा और इस तरह से फैलाएगा
कि वो लगेगा कि वो फोकस से होकर के आ रही हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ मान लेते हैं इसका फोकस है। अभी हम बात करेंगे फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है। जो भी प्रकाश की किरण जाएगी फिर वो ऐसे परावर्तित होगी, उसको ये उत्तल दर्पण ऐसे फैला देगा। तो ये प्रकाश किरण कहाँ से लगेगा फोकस की ओर से आ रही है, ठीक है। तो ये क्योंकि प्रकाश की किरण को परावर्तित करके क्या करता है, बिखेर देता है, फैला देता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और लेकिन इस तरह से फैलाता है कि वो किरणें प्रतीत होती हैं कि फोकस से होकर के आ रही हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो दोस्तों वक्रता केंद्र की बात करें, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो वक्रता केंद्र, मैंने आपको बताया कि कोई भी गोलीय दर्पण हो वो पहले क्या होता है, कांच का गोला ऐसे रहा होगा, खोखला इस तरह से कांच का गोला रहा होगा, तो उसका जो सेंटर रहा होगा वही होता है वक्रता केंद्र। तो ये इसका सेंटर है, यही क्या है, वक्रता केंद्र, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम बात करें वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो उससे पहले हम ध्रुव की बात करेंगे, पोल। तो ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे इधर पॉलिश कर दी गई, उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर देते हैं, और इधर जो है इसकी परावर्तक सतह है इधर की तरफ। तो ये क्या हो जाता है, ये जो है अवतल दर्पण हो जाता है। तो अवतल दर्पण में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पोल है, परावर्तक जो सतह है इसके बीचों बीच में जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। पोल यानी कि दर्पण का मध्य बिंदु। तो दर्पण का मध्य बिंदु यानी परावर्तक सतह जो है उसके बीचों बीच में जो बिंदु होता है वो पोल कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के, यहाँ से लेकर के पोल तक की दूरी होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और फिर बात करेंगे मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष वक्रता त्रिज्या और पोल से गुजरने वाली सीधी रेखा होता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, इससे हो करके गुजरने वाली ये जो सीधी रेखा है, क्षैतिज लाइन, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और आगे बात करें फोकस की, तो फोकस जो है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में अलग अलग होता है। अवतल दर्पण में जो है लेफ्ट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड है और ये है राइट साइड। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें जाती हैं वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर जो भी प्रकाश की किरण जाएगी वो परावर्तित होने के बाद, ये ऐसे गई और परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे ये मिल रही है, तो यही क्या हो जाएगा, फोकस। कोई भी प्रकाश किरण आप समांतर खींचिए मुख्य अक्ष के और जिस बिंदु पर आकर के मिलेगी, इस तरह से आएगी, तो ये जिस बिंदु पर आकर के मिलेगी वो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। इधर से भी ऐसे समानांतर रेखा हमने खींची और ये जिस बिंदु से होकर के जाएंगी वही क्या हो जाएगा, फोकस। तो अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस जो है किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। ये इसका फोकस है, लेफ्ट साइड है। और याद रखिएगा साइन कन्वेंशन, लेफ्ट साइड में जो होता है वो निगेटिव होता है। लेफ्ट साइड में जो भी दूरी ली जाएगी मिरर के वो क्या हो जाएगी, निगेटिव ली जाएगी, और जो राइट साइड की दूरियां होंगी वो क्या ली जाएंगी, पॉजिटिव, प्लस में ली जाएंगी। और जो भी दूरी ली जाएगी, चाहे फोकस की दूरी ली जाए चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, वो कहाँ से ली जाएगी, वो पोल से ली जाएगी। चाहे वस्तु किसी जगह पे रखा गया है तो वो दूरी जो ली जाएगी वो कहाँ से ली जाएगी, पोल से ली जाएगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं फोकस की उत्तल दर्पण में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह है वो उत्तल है, यानी कि उभरी हुई है। तो ये जो है इसकी परावर्तक सतह इधर की ओर हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि केंद्र के विपरीत होती है उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह, तो इधर जो है इसकी परावर्तक सतह हो जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है इसका जो फोकस होता है उत्तल दर्पण में, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद विस्तारित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई आभास होती हैं उसको मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये पहले गोला रहा होगा, तो जो उसका सेंटर रहा होगा वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये जो है यहाँ पे इसका जो दर्पण का मध्य बिंदु है वो पोल हो जाएगा, यहाँ पे इसका पोल हो जाएगा। और ये जो है क्या हो जाएगी, ये जो लाइन है सीधी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के ये लाइन गुजर रही है, ये हो जाती है मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
तो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जो भी किरण जाएगी, जो उत्तल दर्पण होता है वो कैसा दर्पण होता है, अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग। तो ये जो है क्या करता है, प्रकाश की किरण को फोकस से दूर भेजता है। ठीक है, तो ये फोकस से दूर इसको परावर्तित करेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे परावर्तित करेगा। यहाँ पे उतना सही से नहीं हो पाया, इसको मैं जो है दोबारा करता हूँ। तो ये जो है इसको ऐसे परावर्तित करेगा, इस तरह से परावर्तित करेगा कि ये किरण लगेगा कि फोकस से होकर के आ रही हैं ऐसे। ठीक है, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसको कहते हैं उत्तल दर्पण में फोकस। तो यहाँ पे ये इसका फोकस हो जाता है। तो उत्तल दर्पण में आपने देखा जो फोकस होता है वो किधर होता है, राइट साइड। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, सॉरी ये लेफ्ट साइड है। तो इधर जो है राइट साइड, और राइट साइड की जो भी दूरी होती है वो प्लस में ली जाती है, और लेफ्ट साइड की जो भी दूरी होती है वो निगेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है पॉजिटिव, तो उत्तल दर्पण में जो है पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण में निगेटिव होती है, क्योंकि अवतल दर्पण में आपने देखा था कि लेफ्ट साइड में जो है उसका फोकस बिंदु था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो इस तरह से परावर्तित होगी कि वो लगेगा, वो आभास होगा कि फोकस बिंदु से ऐसे होते हुए आ रही है। इधर से भी ऐसे मैंने प्रकाश की किरण ऐसे खींची तो ये ऐसे परावर्तित होगी, इस तरह से परावर्तित होगी कि वो लगेगा कि फोकस बिंदु से होते हुए आ रही। तो ये हो जाता है इसका फोकस बिंदु, उत्तल दर्पण है। और फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी तो पोल से लेकर के फोकस, जो मुख्य फोकस बिंदु है, ये फोकस बिंदु है, उसकी पोल से लेकर के दूरी जो है ये हो जाती है फोकस दूरी। ये जो है फोकल लेंथ हो जाती है, जिसको फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी या फोकस लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी हो गई है, चाहे उत्तल दर्पण में हो या अवतल दर्पण में, पोल से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी यानी फोकस बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, संबंध पूछा जाए तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। इसको जो है मैं अभी यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है सेंटर ऑफ ये पोल हो गया, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जितनी दूरी है उसके बीचों बीच बिंदु में फोकस बिंदु होता है। ठीक है, और इसकी ये जो दूरी है पोल से लेकर के फोकस बिंदु तक, ये हो जाती है फोकस दूरी। तो ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आर है, जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या से हमेशा आधी होती है। तो आर जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो आर जो है 2f के बराबर होता है। और अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी जो है आर की आधी होती है, यानी फोकस दूरी होती है r/2। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे बात करेंगे गोलीय दर्पण में परावर्तन। गोलीय दर्पण में परावर्तन किस प्रकार से होता है, उसके कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं। इनको याद नहीं करना है, इसको मैं पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा एक बार, बस आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला जो पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष पर आकर के मिलती है। तो ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अवतल दर्पण में जो भी समानांतर किरण जाएगी मुख्य अक्ष के, ये आपतित किरण है। आपतित किरण यानी जो किरण आती है और दर्पण से टकराने के बाद जो किरण वापस होती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण जो आएगी परावर्तित होकर के मुख्य फोकस पर आकर के मिलती है। तो यहाँ पे ये मुख्य फोकस पर आकर के मिलेगी। ठीक है, तो जो भी हम लाइन खींचेंगे प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में, वो परावर्तित होने के बाद जो समांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो समानांतर जो भी रेखा खींची जाएगी वो जो है फोकस बिंदु पर आकर के मिलेगी। ठीक है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तित होकर के मुख्य फोकस पर आकर के मिलती है। कोई भी समानांतर किरण जाएगी वो परावर्तित होने के बाद फोकस बिंदु पर आकर के मिलेगी। कोई भी समानांतर किरण कहाँ पे जाके मिलेगी, परावर्तित होने के बाद फोकस पर जाकर के मिलेगी। तो ये जो है पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरण जाएगी वो परावर्तित होने के बाद दिया गया है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पे इसके समानांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी वो परावर्तित होने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस बिंदु से होकर के आ रही है। ठीक है, इस तरह से परावर्तित होने के बाद ये जो है प्रकाश की किरण आई और आने के बाद परावर्तित हो गई, लेकिन इस तरह से परावर्तित होगी कि लगेगा कि फोकस बिंदु से होकर के आ रही है। ठीक है,
ये प्रकाश की किरण गई समानांतर और परावर्तित होने के बाद ऐसे जाएगी जैसे लगेगा कि फोकस बिंदु से होकर के आ रही है। तो ये दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया। फिर अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, तीसरा पॉइंट है अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, कोई भी प्रकाश की किरण जो फोकस बिंदु से होकर के जाएगी, अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु से होकर के ऐसे जाएगी, वो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, ऐसे समानांतर हो जाएगी। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे तो जो भी प्रकाश की किरण जाएगी, तो कोई भी प्रकाश की किरणें निकालेंगे तो उससे प्रतिबिंब हमें पता चल जाएगा कहाँ पे बनेगा। ठीक है, चाहे वो फोकस बिंदु से होकर के हम एक किरण निकालें, चाहे एक मुख्य अक्ष के समानांतर निकालें, तो इस तरह से हम प्रकाश की किरणें, वो आगे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं, अगर फोकस बिंदु से प्रकाश की किरण अगर हम निकालेंगे फोकस बिंदु से होते हुए, तो वो जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। कोई भी किरण मान लीजिए इधर से जा रही है, यहाँ से जो है फोकस बिंदु से होते हुई प्रकाश की किरण गई, तो वो जो है परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, ये प्रकाश की किरण ऐसे गई फोकस बिंदु से होते हुई, और फिर जो है परावर्तन के बाद कैसे हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण में दिया गया है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो प्रकाश की किरण फोकस की ओर आती हुई होगी, ये प्रकाश की किरण है, ये फोकस की ओर आ रही है, यहीं तक आएगी, उसके बाद तो परावर्तित हो जाएगी। तो ये जो है प्रकाश की किरण फोकस की ओर जो आ रही है, वो परावर्तन के बाद जो है क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ऐसे ये फोकस की ओर आ रही थी ऐसे, और यहाँ पे ठीक से नहीं बन पाया है, तो ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, इस तरह से समानांतर हो जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण मान लीजिए ये यहाँ पे मैंने ऐसे खींचा, जो फोकस की ओर आ रही थी, ठीक है, ऐसे आ रही थी फोकस की ओर, और ये जो है परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, ऐसे समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। यहाँ पे जो है मैंने इधर से लिया, ये जो किरण है फोकस की ओर जा रही थी, ठीक है, ऐसे फोकस की ओर जाती, लेकिन यहीं से ये जो है परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तन के बाद जो है ऐसे समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगला पॉइंट क्या है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। क्या दिया गया है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, तो यहाँ पे अवतल दर्पण में है ये, तो इसमें वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण ऐसे गई वक्रता केंद्र से, वो परावर्तन के बाद सीधे उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, ऐसे वापस चली जाएगी। ये प्रकाश की किरण आएगी वक्रता केंद्र से होते हुए ऐसे आई, ठीक है, और इसी रास्ते से ऐसे वापस चली जाएगी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र के लिए ये होगा, वक्रता केंद्र से कोई भी लाइन हम खींचेंगे तो सीधे जो है उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया था, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। फिर अगला पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। अब यही चीज़ उत्तल दर्पण में भी दिया गया है कि जो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश किरण होगी, जैसे ये प्रकाश की किरण है, ये कहाँ आ रही थी, ऐसे आगे जा करके वक्रता केंद्र की ओर आती, तो ये वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश की किरण थी, और ये यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, यहीं से परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तन के बाद जो है उसी दिशा में ऐसे वापस लौट जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र की ओर आ रही हो, ऐसे जो आगे चल करके वक्रता केंद्र की ओर जाती, लेकिन यहीं से परावर्तित हो जाएगी और किस दिशा में चली जाएगी, उसी दिशा में वापस चली जाएगी, जो वक्रता केंद्र की ओर ऐसे आ रही थी और ऐसे वापस चली जाएगी। ठीक है, इधर से मान लीजिए वक्रता केंद्र की ओर ये प्रकाश की किरण जा रही थी वक्रता केंद्र की ओर, और फिर ऐसे ही जो है ये वापस चली जाएगी। तो ये पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, दर्पण में आपतित प्रकाश किरण पोल से परावर्तित होने के बाद आपतन कोण के समान परावर्तन कोण बनाती है। तो ये क्या पॉइंट है, तो यहाँ पे आप जानते हैं पोल है, तो कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे मान लीजिए आती है, आपतित प्रकाश की किरण पोल से अगर टकराएगी ऐसे, तो ये जो है आपतित किरण है, और ये जो है जो मुख्य अक्ष है ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, तो ये जो कोण बन रहा है ये हो जाएगा आपतन कोण। तो ये इस तरह से परावर्तन इसका होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर। यहाँ पे ये जो कोण है ये परावर्तन कोण हो जाएगा, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, चाहे वो उत्तल दर्पण में हो चाहे अवतल दर्पण में। यही चीज़ यहाँ पे उत्तल दर्पण में हो जाएगा। कोई भी प्रकाश की किरण मान लीजिए आती है, पोल से टकराती है, तो वो परावर्तन के बाद सेम उतने ही एंगल का कोण बनाते हुए
परावर्तित हो जाएगी। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये जो है कुछ पॉइंट थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इन्हीं के आधार पे हम जो है यहाँ पे कोई भी दो किरण निकालेंगे। जैसे यहाँ पे कई हमने बताया कॉन्सेप्ट आपको, कैसे आप किरण निकाल सकते हैं और वो कैसे जो है परावर्तित होकर के वापस आएगी। अब इसमें से कोई ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, इसको जानने के लिए कोई भी दो किरण निकाल करके हम आसानी से जान सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की हम बात करेंगे। इसमें 6 केस बनते हैं टोटल। पहला केस है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत का मतलब कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा है, बहुत दूर रखा है। और जब भी अनंत पर वस्तु रखी होगी तो वहाँ से जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो समानांतर आएंगी। अनंत से जो भी प्रकाश की किरण आएगी कैसी होगी, समानांतर। इसको आप याद रखिएगा। तो अनंत से जो प्रकाश की किरणें आएंगी कैसी होंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर 2 प्रकाश की किरणें हमको खींचनी है। यहाँ पे हमने एक प्रकाश की किरण खींची जो कि मुख्य अक्ष के इसके समानांतर है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरण होती है वो कहाँ पे आकर के मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं। ठीक है। दूसरी किरण हमने खींच दी, कोई भी कहीं भी ऐसे खींच सकते हैं। दूसरी भी समानांतर किरण है तो वो जो है कहाँ पे आकर के मिलेगी, फोकस पर आकर के मिलेगी। 2 किरणें जहाँ पे मिल जाएंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जब वस्तु जो है अनंत पर होगी, अवतल दर्पण के केस में जब वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत पर होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आप कहेंगे फोकस पे बनेगा। क्योंकि जो 2 किरणें हैं वो कहाँ पे मिल रही हैं परावर्तित होने के बाद, वो मिल रही हैं फोकस पर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा, स्थिति उसकी होगी फोकस पर। कहाँ पे बनेगा, फोकस पर। उसका आकार कैसा होगा, तो आकार जो है उसका बहुत छोटा होगा। उसका आकार जो है बहुत छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, एक बिंदु के समान जो है उसका आकार होगा। ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा। जब किरणें वास्तव में मिल करके प्रतिबिंब बनाए, यहाँ पे ये जो किरणें हैं परावर्तित होने के बाद वास्तव में मिल रही हैं, ठीक है, सचमुच मिल रही हैं, तो ये जो है प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब आप हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है, यहाँ पे जो है ये थोड़ा गलत लिख गया है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में याद रखिएगा, हमेशा उल्टा होता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसके बारे में हमेशा याद रखिएगा, सीधा प्रतिबिंब होता है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी अवतल दर्पण के केस में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और आकार इसका बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज, पॉइंट के आकार का होगा, बिंदु के आकार का। और स्थिति इसकी कैसी होगी, ये फोकस पर बनेगा। ठीक है। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, क्योंकि प्रकाश की किरणें कहाँ पे मिल रही, फोकस पर मिल रही हैं। फिर अगला केस लेते हैं दोस्तों। अगला केस है वक्रता केंद्र के पीछे। वक्रता केंद्र ये है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर इसके पीछे ऑब्जेक्ट रखा जाए, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ अनंत तो बहुत दूर हो गया, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे भी इसको हम कह सकते हैं। ये वक्रता केंद्र है, इसके पीछे हमने रख दिया, या इसको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कह सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में बात एक ही है। तो यहाँ पे जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो क्या करना है, हमें 2 प्रकाश की किरणें कोई भी निकाल देनी है। तो सबसे पहले एक प्रकाश की किरण हम कैसे निकालेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरण निकालेंगे वो परावर्तित होकर के कहाँ से होकर के गुजरेंगे, फोकस से होकर के गुजरेंगे। ठीक है। ऐसे फोकस से होकर के गुजरेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। और दूसरी किरण कहाँ से निकालेंगे, दूसरी किरण हम फोकस से होकर के निकाल देंगे। दूसरी किरण कहाँ से निकाल देंगे, फोकस से होकर के हम निकाल देंगे। ऐसे फोकस बिंदु से होकर के निकालेंगे और फोकस से होकर के निकालेंगे। तो ये जो है क्या हो जाएगी, फोकस से जो भी प्रकाश की किरण होकर के जाएगी वो जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी ऐसे। ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे अब कुछ भी पूछा जाए आप बता देंगे आसानी से। वक्रता केंद्र में प्रतिबिंब जो है ये कहाँ पे बनेगा, स्थिति जो है अगर इसकी पूछी जाए तो इसकी स्थिति होगी वक्रता केंद्र और फोकस। ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, तो आप देख रहे हैं ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आकार इसका छोटा होगा। ठीक है, आकार इसका छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा।
या आभासी होगा। तो जो किरणें हैं वो वास्तव में मिल रही हैं, सचमुच मिल करके प्रतिबिंब बना रही हैं, तो ये जो है प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, आप देख भी रहे हैं ये जो है ऑब्जेक्ट है और इसका प्रतिबिंब कैसा बना, ऐसा आपने देखा उल्टा बना। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से रफली डायग्राम एग्जाम में भी ऐसे करके बना सकते हैं और आप आसानी से बता पाएंगे कि वस्तु कहाँ पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, फिर अगला केस लेते हैं दोस्तों। अगला केस क्या है, अगला है वक्रता केंद्र पर ही अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आइए देखते हैं, ये वक्रता केंद्र है, इस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, कोई भी दो प्रकाश की किरण हम निकाल देंगे। तो एक किरण हमने ऐसे निकाली मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर गई है तो ये कहाँ से होकर के आएगी, तो आप कहेंगे फोकस से होकर के आएगी, ऐसे जो है फोकस से होकर के आएगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण हम ऐसे निकाल देंगे जो फोकस से होकर के जाए, ऐसे, और जो फोकस से होकर के जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा टैब में दिक्कत होती है, उतना सीधा नहीं बन पाता है, आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो जो फोकस से होकर के प्रकाश की किरण जाएगी वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर, इस तरह से समानांतर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो ये कहाँ पे मिल रही, यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे ही प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पे मिलेगी। तो अब जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। प्रकाश की किरण कहाँ पे मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो स्थिति अगर पूछी जाए वक्रता केंद्र पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, और आकार कैसा होगा, तो आकार जो है यहाँ पे बराबर होगा, वस्तु के बराबर आकार जो है क्या होगा, बराबर, यानी कि वस्तु के समान आकार होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो यहाँ पे रियल में किरणें मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे उल्टा है भी, तो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये 3 केस हो गए। फिर दोस्तों अगला केस लेते हैं। अगला है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रख दिया जाए। तो यहाँ पे अभी हमने अनंत पे रखा था, फिर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। अब हम कहाँ पे रखेंगे, अब जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बिंदु के बीच में यहाँ पे कहीं पे हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे अगर हम रखते हैं तो इसका जो है प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो प्रकाश की किरण हम निकालेंगे, तो एक जो है हम क्या करेंगे, समानांतर निकालेंगे मुख्य अक्ष के, तो वो समानांतर वाली जो है फोकस से होकर के जाएगी, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। और फिर जो है एक प्रकाश की किरण हम निकालेंगे फोकस से होते हुए, फोकस से होते हुए ऐसे जाएगी और परावर्तित होने के बाद कैसे ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, तो ऐसे जो है ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण मिली, तो इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा। तो ये जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो आप देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। तो अब अगर स्थिति पूछी जाए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे। और आकार कैसा होगा, तो ये जो है अब आकार में बड़ा होगा। ठीक है, ये आकार में बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक या उल्टा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रियल में किरणें मिलकर के प्रतिबिंब बना रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है बराबर जैसा लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे टैब में कर रहे हैं, अगर आप स्केल से करेंगे तो सही से परफेक्ट बन पाएगा। ठीक है, तो दोबारा से हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो इससे हमने एक किरण निकाली ऐसे फोकस बिंदु से होते हुए ऐसे, और ये समानांतर हो गई प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे हो गई। ठीक है, और एक किरण हमने निकाली जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, और वो जो है फोकस बिंदु से होते हुए ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मिली। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जो है इसका प्रतिबिंब बनता है, और ये वस्तु से आप देख रहे हैं बड़ा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तो वो मैंने आपको बताया कि स्थिति जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के पीछे बनती है, वक्रता केंद्र के पीछे, और आकार जो है बड़ा होता है,
वस्तु से, और प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, रियल, और रियल होता है, और उल्टा यानी कि इन्वर्टेड होता है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला केस लेते हैं। अगला, तो दोस्तों अब अगला केस है फोकस पर। फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर, तो क्या करेंगे हम, दो किरणें निकालेंगे, कोई भी दो किरण निकाल सकते हैं कैसे भी। तो यहाँ पे जो है एक किरण हम निकालेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर निकाला, ये आपतित किरण है, परावर्तित हो गई। तो ये जो है कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। ये जो है ऐसे फोकस बिंदु से होकर के ऐसे चली जाएगी, ये परावर्तित किरण हो गई। और दूसरी किरण हम इस तरह निकालेंगे जो पोल पे आके टकराए। ठीक है, यहाँ पे पोल पे आकर के टकराएगी, ये आपतित किरण हो गई, और ये हो गया आपतन कोण। मैंने आपको बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो ये परावर्तित होने के बाद परावर्तन कोण बनाएगी, और वो कोण जो है आपतन कोण के बराबर होगा ऐसे। तो ये आपतन कोण और ये कोण जो है बराबर होगा। तो ये दो किरणें आप देख रहे हैं, ये दोनों किरणें समानांतर हैं। यहाँ बिल्कुल समानांतर नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं टैब पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्केल वगैरह से अगर आप सही से बनाएंगे तो बिल्कुल समानांतर ये दो किरणें हैं। और समानांतर किरणें आपने पढ़ा होगा कि वो जो है कहाँ पे मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं। तो ये किरणें कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पर। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ये प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़े बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि ये जो किरणें हैं वास्तव में जा रही हैं, अनंत पर मिलेंगी। तो वास्तव में अगर किरणें मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला केस लेते हैं। अगला केस है, तो अगला केस है फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो ये फोकस है इसका और ये पोल है। यहाँ पे कहीं पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमें क्या करना है, कोई भी दो प्रकाश की किरण निकालनी है। एक प्रकाश की किरण हमने निकाल दी मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण निकालेंगे वो कैसे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो ये फोकस से होकर के ऐसे चली जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण हम ऐसे निकालेंगे जो पोल से जाकर के टकराए, पोल से टकराई, और ये जितना कोण है उतना ही कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाएगी ऐसे। ठीक है, उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो दो किरणें हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों किरणें आपस में दूर होते हुए जा रही हैं। तो जब दूर होते हुए जा रही हैं तो ये कहीं मिलेंगी ही नहीं। जब किरणें कहीं नहीं मिलती हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो जब किरणें नहीं मिलती हैं कहीं पे तो उन किरणों को पीछे विस्तारित कर दिया जाता है इस तरह से। तो उन किरणों को जब हम पीछे ऐसे विस्तारित करेंगे, इसको पीछे अगर हम बढ़ाएंगे तो वो जो पीछे विस्तारित करने के बाद जहाँ पे किरणें मिलेंगी वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जहाँ पे ये विस्तारित हुई किरणें मिलती हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और अब ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी स्थिति क्या होगी, तो ये दर्पण है। तो इस दर्पण के पीछे जो है, दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। जब फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे अवतल दर्पण के केस में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, आकार इसका कैसा होगा, तो ये वस्तु है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, आप देख रहे हैं वस्तु से बड़ा है, तो यहाँ पे वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक होगा या फिर आभासी होगा। तो आप देख रहे हैं ये जो किरणें हैं परावर्तित हुई, इनसे जो रियल में किरणें हैं उनसे तो ये प्रतिबिंब बन नहीं रहा है, बल्कि हम यहाँ पे किरणें विस्तारित करके बना रहे हैं। तो ये किरणें जो है सचमुच की किरणें नहीं, सचमुच की किरणें तो ऐसे जा रही हैं, रियल में तो किरणें ऐसे जा रही हैं, वो एक दूसरे से दूर होते हुए जा रही हैं। हमने इसको काल्पनिक रूप से ऐसे बढ़ाया है। ठीक है, तो ये जो है किरणें काल्पनिक रूप से यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये किरणें जो है कैसी हैं, आभासी किरणें हैं। ठीक है, आभासी हैं, तो ये प्रतिबिंब भी कैसा होगा, आभासी होगा। ये प्रतिबिंब जब वास्तविक रूप से किरणें मिलकर के प्रतिबिंब बनाती हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिल रही हैं, आभासी रूप से मिल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। ठीक है, तो अब जो है आभासी प्रतिबिंब का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। तो अवतल दर्पण में 6 केस होते हैं, 6 केस मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक ही केस होता है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है,
बाकी इसके अलावा हर केस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। एक केस जो होता है जब हम फोकस बिंदु से पोल के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। बाकी केस में उल्टा और वास्तविक बनता है। तो इसको जो है मैं एक बार आपको फिर से जो है इसकी समरी बता देता हूँ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना हम ऑब्जेक्ट को पीछे रखेंगे वस्तु का आकार कितना होता जाएगा, उतना छोटा। जब अनंत पर रखते हैं तो बिल्कुल छोटा पॉइंट साइज बनता है, और जितना हम इधर की ओर आते रहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जितना आते रहेंगे उतना जो है वस्तु का आकार बढ़ता तो रहेगा, लेकिन जो है वस्तु से छोटा रहेगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के हम पीछे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना हम इधर की ओर रखेंगे पीछे, तो वस्तु का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख देंगे वस्तु को, तो उसका वस्तु का आकार कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का आकार कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना हम इधर की ओर आते हैं पोल की तरफ, तो वस्तु का आकार कैसा होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है। फोकस पर रखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन फोकस से जब पोल की ओर आते हैं तो वस्तु का आकार बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन बड़ा होता है, और वो जो है दर्पण के पीछे बनता है। मैंने आपको बताया एक ही केस में प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है जब दर्पण के पीछे रखते हैं, बाकी जो है प्रतिबिंब उल्टा बनता है। फोकस पे रखते हैं तो अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्रतिबिंब कैसा होगा, बराबर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो है जितना हम पोल की तरफ जाएंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा। और अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, केवल एक केस को छोड़ करके। जब हम फोकस बिंदु और पोल के बीच में रखते हैं तब जो है प्रतिबिंब कैसा होता है, तब जो है आभासी और सीधा होता है। ठीक है। तो ये जो है इसकी समरी हो गई। फिर अब जो है हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे। तो अवतल दर्पण में दो ही केस होते हैं, आइए देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो है पहला जो केस है वो है जब वस्तु अनंत पर हो। दो ही केस होते हैं। पहला केस क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो मैंने आपको बताया था जब वस्तु अनंत पर होती है तो जो प्रकाश की किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी। ठीक है, ये हो गई आपतित किरण। और जब परावर्तित होगी तो जब उत्तल दर्पण के केस में जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है तो इस तरह से परावर्तित होती है कि वो लगता है कि फोकस बिंदु से होकर के आ रही हो। ठीक है, तो ऐसे परावर्तित होगी। ठीक है, ऐसे परावर्तित होगी जैसे ये फोकस बिंदु से होकर के आ रही हो। तो दूसरी किरण जो आएगी वो कैसे आएगी, तो अनंत से जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो जो है हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। कहीं से भी आप खींच दीजिए, यहाँ से खींच दीजिए। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर है। और परावर्तित कैसे होगी, तो ऐसे परावर्तित होगी जैसे कि फोकस बिंदु से होकर के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोकस बिंदु पर इसकी आभासी किरण मिल रही है। ये तो किरण ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे जो किरण आई थी वो तो परावर्तित होकर के ऐसे चली गई, और ये जो है ऐसे चली गई। तो ये दोनों किरणें तो आपस में वास्तव में तो कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन हम इसको पीछे विस्तारित करके मिला सकते हैं। तो जब पीछे विस्तारित करके मिलाएंगे तो ये जो है काल्पनिक किरण होगी, आभासी किरण होगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा होगा, ये प्रतिबिंब जहाँ पे किरण मिल रही है फोकस पर, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो यहाँ पे जब वस्तु अनंत पर होगी, उत्तल दर्पण के केस में वस्तु जब अनंत पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर। आप देख रहे हैं किरण जो है फोकस पर मिल रही तो फोकस पर बनेगा। और आकार कैसा होगा, तो इसका आकार बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का, फोकस पर बनेगी और बिल्कुल पॉइंट साइज, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो बहुत छोटा या हाईली डिमिनिश्ड, जिसको पॉइंट साइज कहते हैं, तो बहुत छोटा आकार होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब आभासी होगा, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं। किरणों को हम काल्पनिक रूप से ऐसे मिला रहे हैं जो कि फोकस बिंदु पर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब इसलिए कैसा है, आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, अब अगला जो है केस लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में दो ही केस होते हैं। तो ये जो है केस है, अब इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा, अनंत और पोल के बीच में कहीं पर भी, कहीं पे भी रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो किरण कोई भी निकाल देंगे। एक किरण हम कैसे निकालेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर।
तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी वो कैसे परावर्तित होगी, ऐसे परावर्तित होगी जैसे कि वो मुख्य अक्ष से होकर के ऐसे आ रही हो। ठीक है, ऐसे परावर्तित होगी जैसे कि वो मुख्य फोकस से आ रही हो। ठीक है, तो इस तरह से परावर्तित होगी। और दूसरी किरण हम निकाल देते हैं जो फोकस की ओर आ रही हो। ठीक है, ऐसे आ रही हो फोकस की ओर। ठीक है, ये प्रकाश की किरण फोकस की ओर ऐसे आ रही थी, तो ये कैसे परावर्तित होगी, तो जो फोकस की ओर आती हुई किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है परावर्तित होने के बाद, तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये किरण आप देख रहे हैं ऐसे जा रही, ये किरण ऐसे जा रही, ये दोनों आपस में किरण तो मिलेंगे नहीं, कहीं मिलेंगी कहाँ पे, जब हम इसको पीछे ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, ये किरण ऐसे हम पीछे ले गए और ये किरण ऐसे हम पीछे ले गए, तो यहाँ पे ये किरण मिल रही, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का आपने देखा प्रतिबिंब कहाँ पे बना, यहाँ पे। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे। ये दर्पण है, आप देख रहे हैं उत्तल दर्पण, और दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे हमेशा जो है दर्पण के पीछे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण के केस में, और हमेशा जो है छोटा बनेगा। दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जो प्रकाश की किरण एक हम कैसे निकालेंगे, जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी ऐसे, तो वो परावर्तित कैसे होगी, जैसे लग रहा होगा कि फोकस बिंदु से होकर के आ रही, तो इस तरह से यहाँ पे ये आपतित किरण है और ये परावर्तित हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और दूसरी किरण हमने कैसे निकाल दी, दूसरी किरण हमने निकाल दी जो फोकस की ओर जा रही हो। ठीक है, वो फोकस की ओर ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे ऐसे जा रही थी, लेकिन यहीं से परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तित होने के बाद ये कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरह से ये हो जाएगी। तो इसको जब हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये मिलेगी, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। कैसा बनेगा, देख रहे हैं आप, छोटा बन रहा है इसका प्रतिबिंब, और दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे, और आकार कैसा है, छोटा, और प्रतिबिंब कैसा है, तो किरणें वास्तव में तो मिल नहीं रही, हम इसको पीछे ऐसे विस्तारित करके इसका प्रतिबिंब बना रहे हैं, काल्पनिक किरणें हम खींच रहे हैं, तब जो है इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैसा प्रतिबिंब है, सीधा है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो अब आप जो है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में कहीं कुछ भी पूछ लिया जाए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा, तो आप जो है सब कुछ आप आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, रफली आप जो है एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया ये उत्तल दर्पण है, ऐसे आप रफली बना सकते हैं, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। पूछ लिया गया कि जो है वक्रता केंद्र पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये आप मान लीजिए इसका फोकस बिंदु है, ये जो है वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आपने एक समानांतर किरण निकाल दी जो कि फोकस से होकर के जाएगी, और एक फोकस से किरण निकाल दी, और ये जो है आकर के समानांतर हो जाएगी, यहाँ पे आकर के मिल गई, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। कैसा बना, उल्टा बना। ठीक है, और वस्तु के बराबर बन गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो डेंटिस्ट जो है इसका डेंटिस्ट मिरर में प्रयोग होता है। डॉक्टर जो होता है आपके दांतों को चेक करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में तो आपने देखा कि हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, और आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। और अवतल दर्पण में आपने देखा कि इसमें जो है एक कंडीशन होती है जहाँ पे प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है, और इसके अलावा बाकी कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, या तो इसका प्रतिबिंब जो है बड़ा भी हो सकता है और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। बराबर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो बराबर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखते हैं तो छोटा बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रखते हैं तो बड़ा बनता है। तो इसमें तीनों कंडीशन हो जाती है, बराबर, छोटा, बड़ा, कैसा भी बन सकता है। और इसमें जो है प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और वास्तविक बनता है। जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और जब सीधा होता है तो यानी कि वो आभासी है। तो डेंटिस्ट अपने मिरर का प्रयोग करता है दांत को चेक करने के लिए, तो वो जो है
जो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है तो इस तरह से करता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बने वो कैसा बने, बड़ा बने और लेकिन सीधा बने। तो इसलिए जो है वो कहाँ पे रखता होगा वस्तु को, वो रखता होगा फोकस और पोल के बीच में। तब जो है आपके दांतों का प्रतिबिंब जो है बड़ा भी दिखाई देता होगा और सीधा दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा दिखाई देगा तब तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे डेंटिस्ट जो है, डेंटिस्ट मिरर के रूप में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। टॉर्च में जो है प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में क्या किया जाता है, ये टॉर्च है तो जो उसका बल्ब होता है वो फोकस पे रखा जाता है। तो फोकस से जो भी किरण जाती है प्रकाश की, जब इसका बल्ब जलेगा तो फोकस से जो भी किरण जाएगी वो कैसी हो जाएगी, टकराने के बाद समानांतर हो जाएगी। तो आप देखते हैं टॉर्च का जो फोकस होता है वो बराबर ऐसे जा रहा होता है फोकस, उसका समानांतर ऐसे किरण निकल रही होती है, ठीक है। इसी तरह से जो गाड़ी का हेडलाइट है वो भी इसी तरह से, उसका जो बल्ब होता है हेडलाइट में वो कहाँ पे रखा जाता है, फोकस में। ये भी पूछा जा सकता है कि गाड़ी के हेडलाइट्स में जो बल्ब रखा जाता है वो कहाँ पे रखा जाता है, तो वो जो है फोकस में। इधर जो है ये अवतल दर्पण ऐसे लगा रहता है, ठीक है। फोकस पे जो है बल्ब को रखते हैं, तो जो बल्ब चमकता है तो उसकी जो किरण जाती है टकराने के बाद ऐसे सीधी वो समानांतर लाइट निकालता है, ठीक है। और सर्च लाइट इसी तरह से टॉर्च की तरह सर्च लाइट भी हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोलर कुकर की, यहाँ पे सोलर कुकर की बात करेंगे, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। सोलर कुकर में क्या होता है कि अवतल दर्पण होता है। जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी तो प्रकाश की किरण सूरज से आती हैं बहुत दूर से, यानी कि अनंत से आती हैं, तो समानांतर किरणें आएगी और वो कहाँ पे आकर के मिलेंगी, वो आकर के मिलेंगी फोकस पर, ठीक है। तो यहाँ फोकस पर अगर हम कुकर को रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा होगा और यहाँ पे जो है कुकर होगा जहाँ पे हम जो भी पकाना है उसको रख देंगे। तो यहाँ पे जो है सारी प्रकाश की किरणें आकर के मर्ज हो जाएंगी, यहाँ पे कन्वर्ज होकर के आकर के मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर रख देंगे तो खाना जो है क्या हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे सेविंग मिरर में जो है प्रयोग किया जाता है। तो वस्तु को जब बड़ा देखना होता है और उसका सीधा प्रतिबिंब देखना होता है तो जो है हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण में तो छोटा दिखाई देता है, लेकिन हमको जब कोई चीज़ देखना है, सेविंग करते समय हमें बाल देखना है तो प्रतिबिंब कैसा चाहिए, बड़ा देखना चाहिए, साफ देखना चाहिए। तो वहाँ पे हम इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण के यहाँ पे उपयोग दिए गए हैं रियर व्यू मिरर में। तो गाड़ियों का जो पीछे देखने का मिरर होता है, पीछे देखने का जो दर्पण होता है गाड़ियों में लगा होता है, तो हम क्या चाहते हैं, चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दें। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कब दिखाई देंगी, जब चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देंगी। तो उत्तल दर्पण का इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे जो रोड है, जो गाड़ियाँ आ रही हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो है कैप्चर हो सके, सड़क भी कैप्चर हो सके, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कैप्चर हो सकें। तो वो जब छोटी छोटी होंगी तो जो है वो कैप्चर हो जाएंगी, इतने छोटे शीशे में आप देख पाएंगे। तो इसीलिए जो है रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और फिर दिया गया स्ट्रीट लाइट में बड़े क्षेत्र में प्रकाश के लिए, बड़े क्षेत्र में प्रकाश के लिए। तो स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, ये स्ट्रीट लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पीछे एक उत्तल दर्पण लगा होता है। यहाँ पे जब बल्ब लगाते हैं तो इसकी जो प्रकाश किरण जाएगी ऐसे, तो प्रकाश की किरण जो समांतर जाती है वो उसको क्या करता है, विस्तारित कर देता है। जो समांतर किरण जाएगी उसको क्या करेगा, ये विस्तारित कर देगा। तो ये ज़्यादा एरिया में प्रकाश फैल पाएगा इस तरह से, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट में इसलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है ताकि जो है प्रकाश ज़्यादा एरिया में फैल सके, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग जब प्रकाश को सिकोड़ना होता है उसके लिए किया जाता है, और जब प्रकाश को फैलाना होता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और सिक्योरिटी मिरर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिक्योरिटी मिरर में जैसे कोई शॉपिंग मॉल है या कोई शॉपिंग स्टोर है, तो वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उस पूरे स्टोर को छोटे से जगह में देखने के लिए जो है पूरे स्टोर को, जैसे गाड़ी में रियर व्यू का प्रयोग किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर करने के लिए, उसी तरह से सिक्योरिटी मिरर का प्रयोग जैसे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे जितना पूरा शॉपिंग सेंटर है तो उसमें सारी वस्तुओं को एक ही जगह पे छोटे से क्षेत्र में देखने के लिए जो है सिक्योरिटी मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का इस तरह से जो है प्रयोग हो जाता है इन चीज़ों में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेंस के इमेज फॉर्मेशन की। लेंस में जो है कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसका इमेज कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, तो उसकी बात हम लोग डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।